हाँ भाई, फिर लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम डिस्कस करते हैं उसके आगे। ठीक है, सेकंड पार्ट, और जो कि लास्ट पार्ट है इसका थ्योरी का। काफी बड़ा चैप्टर नहीं है ये, जिसमें मैं बात करूंगा आपसे इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, क्या मतलब है कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि आपने पिछले में देखा कि उसमें एटमिक डाइपोल मोमेंट होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में, और डायमैग्नेटिज्म में तो हर एक एटम ही अपने आप को कैंसिल कर देते हैं इलेक्ट्रॉन अपोजिट रोटेट करके। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि आपने देखा कि वो किस तरीके से अलाइन होते थे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में रखने में। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है? अगर हम इसका एक यूनिट वॉल्यूम ले लें, मान लो इतना पार्ट को हमने कट कर दिया, इसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। तो इस पार्ट में जितना भी डिग्री ऑफ जितना भी मैग्नेटाइजेशन हुआ होगा, जितना इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, उस पार्ट को कहेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये क्यों बताया जाता है? क्योंकि ये जितना अच्छा होगा, यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना अच्छा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, वो उतनी अच्छी मैग्नेट माना जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को एम वेक्टर से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू नेट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। इसको कुछ किताबें आई से भी डिनोट करती हैं, कुछ लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं, एम से भी डिनोट करते हैं। मतलब आपने उस यूनिट वॉल्यूम को निकाला मटेरियल के, उसके अंदर जितना भी मैग्नेटाइजेशन है उसको एडअप किया, वो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आया, दैट मैग्नेटिक मूवमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो कोई भी मटेरियल अच्छा मैग्नेटाइज्ड कहा जाएगा या अच्छी मैग्नेट कहा जाएगा अगर उसके यूनिट वॉल्यूम में अच्छा मैग्नेटिक मूवमेंट है, ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, इसमें छोटे छोटे टर्म्स ही हैं, बस बेसिक बेसिक डेफिनेशंस है। बेसिकली इसकी यूनिट भी आप लिख सकते हैं, क्या हुई यहाँ से, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो म्यू की यूनिट हो गई, और इसकी यूनिट हो गई मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट हो जाती है एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक है। सो अगर अब हम आगे देखते हैं कि ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज करती है। जैसे मान लो आपने सब में आपको मैंने बताया था कि अगर हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में एक डाई मैग्नेटिक मटेरियल को रख दें, एक बार पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रख दें, एक बार फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रख दें, तो अगर मैं डाई मैग्नेटिक मटेरियल को रखता हूं तो वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। ये डाई की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखता हूं तो वो वीकली मैग्नेटाइज हो जाता है, वीक, ज्यादा स्ट्रांग नहीं, बट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखता हूं तो वो स्ट्रांग मैग्नेटाइज हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तीन तरीके के मटेरियल की बात हमने की है। ठीक, अब बेसिकली क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल अंदर जो छोटी मैग्नेट्स बन गई हैं, ये अपनी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेती है अपोजिट डायरेक्शन में। ये उसी डायरेक्शन में क्रिएट कर लेती है, इसको बोलेंगे हम बी एम। ये तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गई, जो कि किसी और कारण की वजह से, मे बी ड्यू टू करंट की वजह से, और ये मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मटेरियल ने पैदा कर ली। तो इस वजह से क्या होता है कि इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड खुद मटेरियल भी अपनी क्रिएट कर रहा है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप देखेंगे कि मटेरियल के अंदर फील्ड की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखो कि मैग्नेटिक चीजें बनाने में हमेशा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का यूज किया जाता है, जहां पे हमें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना होता है। पैरामैग्नेटिक भी इंक्रीज करता है, ठीक है, यानी नेट बी इसके अंदर, बल्कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो तो घटा देगा, बी नॉट माइनस बी एम, ये कर देंगे, ये दोनों ही करेंगे बी नॉट प्लस बी एम। सो इसके अंदर बी जो होगा वो बी नॉट से थोड़ा सा इंक्रीज होगा, इसके अंदर बी नॉट से थोड़ा छोटा होगा,
इसके अंदर बी नॉट से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। यानी मान लो अगर बी नॉट 5 टेस्ला है तो ये इसको 4 टेस्ला कर देगा, इसने कम कर दिया, ये इसको 6 टेस्ला कर देगा, ये इसको 10 टेस्ला कर देगा, ऐसे। तो बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करने का, बूस्ट करने का काम करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, बट ये बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि आपको बताया था लास्ट क्लास में, क्योंकि इनमें डोबिन नेचर होता है, ये बहुत इजीली अलाइंड हो जाते हैं पूरी की पूरी कॉलोनी ऑफ मटेरियल। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब हम ऐसे लिखेंगे। बस मेन मुद्दा यहाँ पर एनसीईआरटी में यही, हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नहीं दिखाएंगे। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट हैं। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसके दो कंपोनेंट है। एक है जो करंट की वजह से, जो वैक्यूम की मैग्नेटिक फील्ड है, वो किसी मटेरियल के कंट्रीब्यूशन की वजह से नहीं है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मटेरियल ने अपनी खुद की भी कंट्रीब्यूशन की है। डायमैग्नेटिक ने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की है, पैरामैग्नेटिक ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की है, और फेरोमैग्नेटिक में और भी ज्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की है। पॉजिटिव किसको कह रहे हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। ठीक है, सो ये एक्सपेरिमेंटली पाया जाता है कि ऑब्वियसली सही बात भी है एक्सपेरिमेंटली, क्या कि जितना अच्छा मैग्नेटाइजेशन होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अभी आपको बताया, ऑब्वियसली कोई भी मटेरियल जितनी अच्छी मैग्नेट बनेगा वो उतनी अच्छी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, सो इट कैन बी शोड दिस इज म्यू नॉट इनटू एम। ठीक है, तो हम इसको यहां रख देते हैं, बी नॉट प्लस म्यू नॉट इंटू एम। अब जैसे हम मान लो एक स्पेशल केस की बात करते हैं, कि सोलेनॉइड की बात करते हैं, तो सोलेनॉइड के अंदर ये जो बी नॉट होता है म्यू नॉट एन आई प्लस म्यू नॉट इंटू एम। म्यू नॉट हमें कॉमन ले लेते हैं, ये म्यू नॉट एन आई क्या है? जो केवल करंट जो सोलेनॉइड में बह रहा था, अगर आप सोलेनॉइड की थ्योरी पढ़ेंगे तो सोलेनॉइड की करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर क्रिएट होती है, सिर्फ करंट की वजह से, नॉट और ड्यू टू मटेरियल। म्यू नॉट को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आ जाता है एन आई प्लस एम। अब हम यहाँ पर एक और नया नाम रखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड को अब हम बोलेंगे एच। अब एच का क्या मतलब है? एच प्लस एम, अगर आप ये टर्म देखोगे एनसीईआरटी में, तो एच का मतलब है कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसके दो पार्ट है, एच और एम। एम है मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, एच है केवल करंट की वजह से, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसकी यूनिट भी वही होगी, एम्पियर मीटर इनवर्स। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का वो पार्ट है जो केवल करंट ने जनरेट किया है, मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से नहीं, वो वाला ये पार्ट है। इसमें ये जुड़ के ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी। यानी हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली बी को हमने क्या लिख लिया, बी नॉट को म्यू नॉट इंटू एच। एच यहां से आ गया बी नॉट बाय, बी नॉट क्या है? बी मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम की मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किसी सोलेनॉइड में केवल वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, जब उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं रखा था, दैट इज एच, और जब उसके अंदर कोई मटेरियल रख दिया तो एम और क्रिएट हो गया, या तो उसी डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, वो इसके साथ या जुड़ गया या घट गया, माइनस भी हो सकता है, और मिलके वो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो किसी मटेरियल के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसके दो पार्ट हैं, एक वैक्यूम वाला पार्ट तो है ही, जो तो था, चाहे कुछ भी नहीं होता उसमें, चाहे डायमैग्नेटिक होता, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, कोई भी नहीं होता, तब भी एच वाला पार्ट तो होता ही, बट मटेरियल रखने से उसमें और नेट ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाला एक फॉर्मूला है, यहां से ये फॉर्मूला बन जाता है, ये वाला फॉर्मूला एच प्लस एम, एच इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट माइनस एम। ये सब फॉर्मूले आप एनसीईआरटी में देखेंगे, एच इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट माइनस एम। ठीक है,
सो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब एक और टर्म आती है, दैट इज रिलेटिव परमीएबिलिटी। रिलेटिव परमीएबिलिटी में क्या है, क्या कह रहा है रिलेटिव परमीएबिलिटी में? ऑब्वियसली जैसे कि नाम से ही लिख रहा है, म्यू आर किसी मीडियम की परमीएबिलिटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम की परमीएबिलिटी। मतलब कोई मीडियम के अंदर वो मीडियम उस मैग्नेटिक, अभी हमने देखा कि 3 तरीके के मीडियम है, डाई, पैरा, फेरो। वो कोई मैग्नेटिक फील्ड को और परमिट कर रहा है और बढ़ा रहा है, फेरो तो बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, पैरा कम बढ़ा रहा है, और डाई मैग्नेटिक तो कम ही कर दे रहा है। तो हर तरह के मीडियम की परमिएबिलिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम परमिएबिलिटी से कनेक्ट करते हैं। तो वो अलग अलग होता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस और बूस्ट कर देता है, कुछ घटा देता है, कुछ कम बढ़ा पाता है। ठीक है, सो जैसे कि मान लो हम इनफाइनाइट तार की मैग्नेटिक फील्ड लिखें, तो अगर किसी मीडियम में लिखेंगे तो हम लिखेंगे म्यू आई अपॉन 2 पाई आर, है ना। और जनरली हम इसको वैक्यूम में लिखते हैं, तो वैक्यूम में हम उसको क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। समझे, परमिएबिलिटी और वैक्यूम यानी अगर कोई वायर किसी मीडियम के अंदर से जा रहा है, मान लो उसके चारों तरफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर लेगा, तो वहां पर परमिएबिलिटी उस मीडियम की आएगी जिसमें वो तार रखा गया है। ठीक है ना। इसी तरह वैक्यूम में रखा होता, जनरली वैक्यूम में ही रखे होते हैं, इसलिए म्यू नॉट की ज्यादा आदत पड़ी हुई होती है। तो अगर हम यहाँ से देखें, म्यू और बी नॉट का रेशियो भी वही आ रहा है, तो म्यू और म्यू नॉट का रेशियो देखिए, करंट ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली रिलेटिव परमिएबिलिटी इज परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। या हम उस मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड, पहले उस तार को मीडियम में रख के मैग्नेटिक फील्ड मेजर करें, और बिना वायर के, बिना उसके फील्ड के, बिना मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करके देखें, और वो जो रेशियो आएगा दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है ना। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालने का ये तरीका है। यहां से बी आ जाएगा तुम्हारा म्यू आर बी नॉट। अब हम इसको यहाँ पे रख देंगे जहां पे अभी हमने पढ़ा, बी नॉट प्लस म्यू नॉट इंटू एम, तो यहाँ पे ये आ जाएगा म्यू आर बी नॉट। ठीक है, और ये इधर से जाके बी नॉट इधर चला जाएगा, ये आ गया म्यू आर -1। तो एनसीईआरटी ने इस टर्म को भी एक नया नाम दे दिया है, इसको नाम दिया एनसीईआरटी ने ससेप्टिबिलिटी। अब मैं इसका फिजिकल मीनिंग समझाता हूं, क्या है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब है, आपने देखा कि म्यू आर फेरोमैग्नेटिक में बी बहुत बड़ा था बी नॉट से, है ना। फेरोमैग्नेटिक में तो बी बहुत ज्यादा, अभी आपको बताया, बी नॉट से कर देता है वो, यानी फेरोमैग्नेटिक का मटेरियल का म्यू आर सबसे ज्यादा होगा रिलेटिव परमिएबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसका मतलब ये है कि ससेप्टिबिलिटी से हम जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी मटेरियल 100%, वन मतलब 100% के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को कितने गुना बढ़ा देता है, कितना परसेंटेज बढ़ा देता है। मान लो जब मैग्नेटिक मटेरियल नहीं था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं था, तब 100% मैग्नेटिक फील्ड वहां पे थी। जैसे मान लो 5 टेस्ला थी, इसको हमने 100% बोल दिया। अब उसने इसको बढ़ा के 6 टेस्ला कर दिया, यानी उसने कितने परसेंटेज बढ़ा दिया, 6-5/5 यानी उसने 20% बढ़ा दिया। इसका मतलब 120% कर दिया उसने, यानी जो 100 के ऊपर जितना 20% बढ़ाया उसको हमने उसकी ससेप्टिबिलिटी बोल दिया। 1 के ऊपर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड को वो बढ़ा रहा है वो उसकी ससेप्टिबिलिटी कहलाती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओवर 100% मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वो जो उसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गया। रिलेटिव परमिबिलिटी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो यही सब इनमें आपस में वो चेंज करते रहेंगे कि ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। बाकी जो आगे की बातें थी इसमें
क्यूरीज लॉ और जो है तुम्हारा उसको बोलते हैं उसको हिस्टेरेसिस, ये सब सारा एनसीईआरटी ने मैंने देखा कि हटा दिया गया है। तो बस इतना सही पार्ट रह गया। पहले पार्ट में आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की, उनकी फेरो मैग्नेटिक इनकी प्रॉपर्टी, और दूसरे पार्ट में ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन, ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, और आपका वो हो गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो आई थिंक ये नेक्स्ट पार्ट में हम इसके, ये तो थ्योरी पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे इसके न्यूमेरिकल, इसमें कितनी तरीके के न्यूमेरिकल बेसिकली पूछे गए हैं लास्ट 8 से 10 सालों में, मेंस में किस तरह के टॉपिक पे सवाल आए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मेरी क्लास में पार्ट समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ ज़्यादा पार्ट था नहीं, बेसिकली इसमें मुझे केवल आपको डेफिनेशंस बतानी थी और मैंने आपको डेफिनेशंस बता दी। ये डेफिनेशंस बस आपको याद रखना है। इस डेफिनेशन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।